नाज़रीन, सिचुएशन रूम में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तानी सियासत में आज का दिन हंगामा खेज रहा। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक नज़रसानी केस की समाअत के दौरान एक बार फिर मुज़ाकरात की तजवीज़ आई। PDM ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया, जिसके दौरान मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान ने जारहाना तकारीर की। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक मंजूर हुई और फिर पाक फौज की तरफ से जोरदार पैगाम भी दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ होंगी। और ये भी उस एलामी में कहा गया कि इन तमाम तर कार्रवाई में मुलव्विस तमाम तर अनासर के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत भी मौजूद हैं, जिनके तहत सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और इस अज़्म का इजहार भी किया गया कि दोबारा किसी भी अहम तनसीबात, शहदा की यादगार या इस किस्म के नक्शे अमल करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। ये तमाम तो डेवलपमेंट है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं एडिटर इन्वेस्टिगेशन हम न्यूज़ शुक्री साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सरवरदी साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरवरदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, आपके पास इंफॉर्मेशन इस वक्त क्या है, क्योंकि जो प्रेस रिलीज हमने देखी है उसके मुताबिक तो ठोस शवाहिद मौजूद हैं और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। व्हाट्स योर इंफॉर्मेशन? देखिए, जो इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपकी कुछ आर्म फोर्सेस के जो आला हुकाम हैं या रिसेंटली जो रिटायर्ड हुए हैं उनसे बातचीत होती है, एज ए रिपोर्टर मेरी भी बात हुई है कुछ इस तरह के लोगों से जो कि सीनियर पोजीशन पे रहे हैं और रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं। तो पाकिस्तान आर्मी में, ऑफिसर्स में और आलमोस्ट हर जवान में एक गुस्सा मौजूद है और उन्होंने देखा है कि APS के बाद ये एक ऐसा वाक़या है जिसमें आपको एंगर नज़र आता है कि ये क्या हो गया है पहली दफ़ा। और जो सबसे अहम बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो प्रेस रिलीज़ हमने देखी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड है और ये कोई दर्जनों में नहीं, एक दो नहीं, शायद सैकड़ों में उन्होंने ऐसे चेहरे शनाख्त किए हैं जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी की या ऐसी जो इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट किया है, डिस्ट्रॉय किया है। तो उनके ख़िलाफ़ ये केसेस और ऐसे अनडिनाएबल एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किए हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जब वहाँ पर जो कैमराज मौजूद थे जो रिकॉर्ड हो गए। और लगता ऐसे है कि जिस तरह पाकिस्तान पुलिस ने भी मुख्तलिफ़ सूबों में जो इंस्टॉलेशन पर वो हुआ है केसेस फाइल कर चुकी है। जिस तरह मैं आपको आर्य बाज़ार का बता देता हूँ कि जो GHQ का गेट 1 है जिस पे अटैक हुआ था, उसमें 16 अफराद को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और जो लीड रोल प्ले किया, अगर आप FIR देखिए तो उसमें जो राजा बिशारत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने लिखा है कि 200 से 300 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर एहतजाज करने वाले थे वो लीड कर रहे थे और उन्होंने इनको टारगेट किया है। वहाँ पर एक पर्चा दर्ज हुआ। इसी तरह से रावलपिंडी में 4 और भी पर्चे दर्ज हुए हैं जिसमें फ़याज़ुल हसन चौहान का, और बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनको टारगेट किया गया है। और अगर आप प्रेस रिलीज़ देखिए जो आज इशू हुई है कोर कमांडर की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये एक बाकायदा वेरी वेल प्लान टारगेट किया गया है, वो सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए गए हैं। तो रीसेंट हिस्ट्री में ये एक पहला ऐसा वाक़या होगा कि इस तरह के जो लोग वहाँ पर मुलव्विस हैं और किसी भी एक सियासी जमात है, ज़्यादातर वो उनके वो एक्टिविस्ट हैं, अगर ये साबित हो जाता है उनकी मेंबरशिप है वहाँ पर या सेकंड टियर की लीडरशिप है, तो ये 2 पावरफुल कानून हैं। अब इस पे एक अलहदा डिबेट और डिस्कशन आगे लेके हम जाएंगे कि जिस तरह मैं और आप भी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि वो सिविलियंस पर भी वो एप्लीकेबल, कुछ वकला का ख्याल है कि शायद सिविलियन पर नहीं हो सकता है, लेकिन जब डिटेल में कुछ बैरिस्टर्स या कानूनदान है उनसे बात होती है तो उनका ये मानना है कि सर इस पे हम अभी डिटेल में बात करेंगे। मुझे मुज़म्मिल साहब से उनका पॉइंट लीजिएगा। मुज़म्मिल साहब, प्रेस रिलीज ज़ाहिर आपने मुलाहिज़ा की है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हाईलाइट भी हुए हैं और नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर अफवाज पाकिस्तान इन हमलों के मनसूबा साजों, उकसाने वालों, इनकी हौसला अफजाई करने वाले तमाम मुजरिमों से बखूबी वाकिफ़ हैं। क्या इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं आप इस प्रेस रिलीज के तहत होने वाली कार्रवाइयों की आइंदा? देखें, कोई एक वाक़या तो है नहीं, ये कोई 8-10 वाक़यात हैं जिनके बारे में इस प्रेस रिलीज़ में बात की जा रही है। ये कोई पर्सनल, ये कोई स्पेसिफिक कोर कमांडर लाहौर के की नहीं है, स्पेसिफिक फैसलाबाद नहीं है, पिंडी नहीं है।
तो ये इसका मतलब है कि आर्मी एक्ट के तहत हम कोई 10-12 FIRs की बात कर रहे हैं जो हर शहर की अलग कटी जाएंगी। और मेरे ख्याल में ये जो अभी FIRs पुलिस ने काटी हैं, ये FIR जो हैं ये इनके तहत वहाँ ट्रायल नहीं होगा। फ़ौज अपनी FIR ख़ुद काटेगी, अपनी प्रोसिक्यूशन ख़ुद करेगी और उसमें जो उनके पास सबूत मौजूद हैं उनके तहत लोगों को उसमें नामज़द किया जाएगा। लिहाजा अभी जो ये पुलिस ने FIRs काटी हैं, मेरे ख़्याल में वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैं, उनकी बुनियाद पर शायद आर्मी एक्ट में के तहत या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, क्योंकि अगर आर्मी एक्ट की FIR है तो फिर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में है। तो अगर मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है तो फिर इसका मतलब है कि ये वाली FIRs वहाँ नहीं चलेंगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो अपनी नई FIRs दर्ज करेंगे और उनके तहत ट्रायल करेंगे। अब वो उनमें किन किन को नामज़द करते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें मंसूबा साज़ों का भी पता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन मंसूबा साज़ों में इमरान खान मौजूद हैं? क्या आर्मी के जो एविडेंस हैं जहाँ वो कह रहे हैं हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं कि किसने मंसूबा साज़ी की, तो क्या मंसूबा साज़ी इमरान खान ने की? उनके पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि इमरान खान ने किसी मीटिंग के चेयर में ये बात की कि अगर मैं गिरफ़्तार हो गया तो आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना है, कोर कमांडर के घर को, GHQ के गेट को और ISI के फैसलाबाद में हेडक्वार्टर को, काकूल एकेडमी के गेट को और एयर बेस को। तो ये बात तो फिर देखनी पड़ेगी कि मंसूबा साज़ों में किसका नाम आता है। क्या मंसूबा साज़ों में, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि मुझे 10 साल के लिए अंदर ले जाने का प्लान बनाया, लंदन प्लान का भी उन्होंने हवाला दिया कि ये सारी सही है जहाँ समरी ट्रायल है और फॉर साजिश है। तो आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि एक कमीशन बनाया जाए और उस पर तहकीकात की जाएँ। हमारे पास वीडियोज़ मौजूद हैं। मेरे ख्याल में अगर जो वीडियोज़ इमरान खान के पास हैं और जो शवाहिद आर्मी के पास हैं ये अब मिलिट्री कोर्ट में खाए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आम अदालतों में ये मुकदमात चलेंगे। और ना मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी ट्रस्ट कर रही है मौजूदा जुडिशल सिस्टम को कि इन मामलात के ट्रायल मौजूदा जुडिशल सिस्टम में चल सकते हैं। ठीक है, वो हमने खैर ये चीज़ तो हमने प्रेस रिलीज में भी इशारा देखा है। जाहिद साहब, PTI का तो उस दिन से मौक़िफ़ ये है कि हमारे लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, हमारे खिलाफ ये साजिश हुई है। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? प्लान वाकई किया गया है? ये सारा फैक्ट्स क्या आपके पास? अब देखिए, ये तो ज़ाहिर है कोर्ट ऑफ लॉ में जब बात आगे जाएगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें कैमरे की नज़र में मौजूद हैं और यह ज़ाहिर है एक सियासी जमात है। एक गुस्सा था उनके जो फॉलोअर्स हैं, पहली दफ़ा वो ज़ाहिर है पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्टिविस्ट बाहर आते रहे हैं, उन्होंने ऐलानात भी किए थे। आपको याद होगा कि हम रावलपिंडी में जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अमली तौर पर ये एक बहुत बड़ा, जिस तरह मैं आपको अथॉरिटी के साथ बता रहा हूँ कि कल मेरी एक इम्पॉर्टेंट रिसेंटली रिटायर्ड जनरल से बात हो रही थी, तो वो मुझे जनरल साहब बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है और इसको लॉजिकल एंड तक पहुँचाया जाएगा। और ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान इस तरह की चीज़ों को ये भी देख रही है, क्योंकि अगर आप प्रेसिस को गौर से पढ़ें उसमें एबेटर्स का भी वर्ड यूज़ किया गया है, प्लानर्स का भी यूज़ किया गया है। तो ये एक ब्रॉडर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट भी एक हाई पावर्ड कमीशन बनाए जो तमाम तर चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करे। और आजकल की जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ रिकॉर्ड पे हो सकता है इस वक्त ना आई हूँ, जिसमें गुफ्तगू पहले भी पब्लिक डोमेन में आती रही है, तो इसको एज एन एविडेंस यूज़ किया जाएगा। और जिस तरह मुज़म्मिल साहब बता रहे हैं कि टॉप लीडरशिप हो सकता है, ठीक है, कहीं वो ऐसी डिस्कशन उनकी चीज़ें रिकॉर्ड पे हों जिससे उनके खिलाफ ये केसेस फाइल हों। जैसे हमें यहाँ पे मारिया सुल्तान साहब ने भी ज्वाइन किया, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया साहब हमें वक्त देने के लिए। मारिया साहब, प्रेस रिलीज़ के बाद अब एक दो और सवालात सामने आ रहे हैं कि आया आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस को भी दायरे ख़ैर में लाया जा सकता है या फिर उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो सिविल कोड ऑफ लॉ में ही चलेंगे? देखिए, दो तीन चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि आर्मी एक्ट आईने पाकिस्तान से निकला हुआ है और आईने पाकिस्तान की तशरीह है, इसलिए जो भी पाकिस्तानी शहरी हैं वो आईने पाकिस्तान के अंदर आते हैं। इसलिए पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ गद्दारी आईने पाकिस्तान से गद्दारी के मुताबिक।
ये कानून के मुताबिक है। ठीक है। फिर लोग ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर गद्दारी करते हैं, तो गद्दारी का मुकदमे और जो है बहुत वाज़ेह है आइन के मुताबिक। ये सादिक और अमीन की कहानी नहीं है। आप चाहे वो कत्ल मोहब्बत में करें या आप गुस्से में करें, जब आप कत्ल करते हैं तो आपको फिर उसके बाद उसकी कानूनी जो है ना जवाबदेही भी देनी होती है। इसी तरह जब आप आईने पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम करते हैं तो उसमें आप ये नहीं कहते कि मैंने गुस्से में किया, मोहब्बत में किया, मैं सियासी कारकुन नहीं था। बात यह है कि अगर आप हजूम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी इनफरादी अमल से आपको एक तरह से आपको खबर मिल जाएगा। आप पे जो दफात हैं वो आइन के मुताबिक होंगी। आर्मी एक्ट उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं, और अगर वो पाकिस्तानी शहरियत नहीं रखते हैं तब भी वो आइन पाकिस्तान की पाबंद है। अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सरकारी अमारात या पाकिस्तानी कोई कदम उठाते हैं। अच्छा माहिर साहब, इसमें बिल्कुल आप अपना पॉइंट मुकम्मल कीजिएगा। आर्मी एक्ट के साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई कर दी है, इसको कैसे आप एनालाइज करेंगे? देखिए, इसका मतलब बहुत वाज़ेह है। जब आप कहते हैं आर्मी एक्ट तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ ये जो लोग पे भी लगेगा ये तमाम पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर लागू होता है, क्योंकि आवाज़ पाकिस्तान अपनी तमाम तर ताकत आईने पाकिस्तान से लेती है। आर्मी एक्ट भी वहीं से अपनी तशरीह में है। ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आर्मी अपने लिए उसने एक एक्ट बनाया हुआ है, ये सिविल मिलिट्री पावर्स का कनेक्शन है। ये आइन के अंदर इसकी तशरीह है, बड़ी वाज़ेह है। दूसरी बात ये है कि जब आप ये कहते हैं कि जी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो है आपके पास मौजूद है, अगर आपको यानी कि आपने कोई मालूमात फराहम की जो कौमी सलामती के साथ मुंसलिक है और उससे किसी भी किस्म का खतरा लायक हो सकता है लोगों को, अमारात को या इस किस्म की किसी भी तंसीब को, तो वो भी उसके अंदर उसी तरह लागू होती है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं जाते हैं, आप कोई चीज़ देखते हैं और आप पाबंद हैं, मतलब आप वहाँ सर्विस करके गए हैं और बाद में आप कहते हैं कि जी ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने इसलिए रिलीज की बिकॉज ऑफ व्हाटएवर, तो उसकी सर्टन क्लॉजेस हैं, सर्टन फ्रेमवर्क्स हैं, तो वो उसके मुताबिक चलेगी। लेकिन जो आर्मी एक्ट है वो वाज़ेह है। दूसरा ये कि फील्ड मार्शल और मतलब आपके जो है मिलिट्री कोर्ट्स इसका फैसला करेंगी और आम शहरियों के ऊपर भी ये उसी तरह लगेगा। यानी कि ये तमाम फैसले मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे। ये नहीं होगा कि ये जो फैसले हैं ये सिविलियन कोर्ट्स में होंगे। ये सियासी अमल नहीं है जो हुआ 9 मई को, ये एक गद्दारी थी और ये उसी जुमरे में देखी जाएगी। ये आईने पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी थी, उसी जुमरे में देखी जाएगी और इसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। तो अगर आप कानून नहीं जानते तो इसका ये मतलब नहीं है कि कानून लागू नहीं होगा। इसलिए ये अफसोसनाक है कि जो कुछ हुआ, ये अफसोसनाक है कि जज्बात, सियासी वजूहात, जो भी वजह थी, उसकी वजह से आपने कानून की पासदारी नहीं की और अब अगर आप इनफरादी तौर के ऊपर उससे दस्तबरदार रहना चाहते हैं, मुमकिन नहीं। तो माहिर साहब, इसमें हमें कार्रवाई के हवाले से ज़रा थोड़ा सा अगर आप एलेबरेट कर सकें अपने तज्ज़िये में भी, कि एक तो आप जैसे फरमा रही हैं कि जो रिएक्शन ऑन ग्राउंड आया, ज़ाहिर है वो क़यादत की जानिब से भी पार्टी की कहा जा रहा है कि गुस्सा था और उस गुस्से का इजहार हमने देखा, ज़ाहिर है उसकी मजम्मत की गई जो ऑब्वियसली वो काफ़ी नहीं है, काबिल कबूल भी नहीं हो सकती। लेकिन जब इसकी मज़ीद तहकीकात की जाएंगे और लिंक्स ड्रॉ किए जाएंगे कि मनसूबा साज उकसाने वेस्ट में जिक्र है, उसके लिए एडमिसिबल जो एविडेंसेस हैं वो वही होंगे जो ऑडियो लीक्स वगैरह हमारे सामने आई, इस तरह की चीज़ें सामने आई, क्या ये उसी तरह से एडमिसिबल होंगे जिस तरह से कोर्ट ऑफ लॉ में, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ में इन पर सवाल कर दिया जाता है? देखिए, आर्मी एक्ट के लॉज डिफरेंट है और आर्मी एक्ट के लॉज के मुताबिक आपकी जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तशरीह होगी। इसलिए जब आप एक मिलिट्री तनसीब पे हमला आवर होते हैं जो आपके दहशतगर्द हैं तो उनके खिलाफ उसी तरह, अगर आप ये सियासी दहशतगर्दी करते हैं या अस्करी दहशतगर्दी करते हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने जज्बात में की। आखिरकार जो दहशतगर्द हैं वो भी आके कहते हैं कि जी उनको किसी ने वर्गलाया, किसी ने पैसे दिए, किसी ने उनको किसी और मुल्क में जाके ट्रेनिंग दी, किसी ने मालूमात फराहम की, तो आप उनके खिलाफ क्या करते हैं? क्या आप उनको कहते हैं कि किसी ने उनको वर्गला के वहाँ ले गए और फिर वो दहशतगर्द बन गए, या आप उनको कानून के मुताबिक उनके खिलाफ फैसले करते हैं? इसी तरह अगर आप कहते हैं जी कोई सियासी कारकुन था वो जज्बात में आके काम करते हैं, देखिए जज्बात रखना बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन जब आप कोई अमली कदम उठा लेते हैं और जब आप एक दहशतगर्दी का वाक़या कर लेते हैं, चाहे वो सियासी हो या अस्करी,
तो फिर बाद में आप ये तो नहीं कह सकते कि जी मैंने कुछ बंदे मार दिए, मैंने कुछ चीजें तोड़ दी, तो इसका मतलब ये है कि मैंने जज्बात में किया। अगर आपने कत्ल जज्बात में किया तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, वो उसकी कानूनी कार्रवाई से ये बचने का जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान, वक्त दे रही थी। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मुज़म्मिल साहब, क्या मारिया साहब कॉल में नहीं, वो कॉल इसलिए डॉप हो चुकी है, हमारे साथ नहीं। मुज़म्मिल साहब, आप मुझे बताइएगा कि प्रेस रिलीज के एंड पे भी हम ये देखते हैं कि ये कहा गया है कि फोरम ने मौजूदा गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल में कौमी सतह पर तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तफाक़ राय की जरूरत पर जोर दिया और इस चीज़ को भी असर्ट किया है कि अवाम के एतमाद, मौशी तरक्की, जमहूरी निज़ाम को दवाम बख्शा जाए। यानी मुज़ाकरात का जो हमने आज एक जिक्र अदालत की प्रोसीडिंग्स में भी सुना था, उसकी एक झलक हमें इधर भी नजर आ रही है प्रेस रिलीज में भी। तो यानी फौजी क़यादत भी यही चाह रही है कि फिर मुज़ाकरात से मामलात हल किए जाए, रामवार की जाए। मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी एक्ट और मुज़ाकरात इकट्ठे चल सकते जी। अगर आप फौज ने आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट करने का फ़ैसला किया है तो फिर मेरा ख्याल है कि फ़ौज मुज़ाकरात नहीं करा सकती पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान, फिर मुज़ाकरात वाली बात नहीं होगी। फिर बात जो है, फिर आप प्रोसिक्यूट करने जा रहे हैं इमरान खान को, आप प्रोसिक्यूट करने जा रहे हैं यास्मीन राशिद को, एजाज चौधरी को और दूसरी लीडरशिप को जो मेन स्ट्रीम उनकी लीडरशिप है, मुराद सईद को, शहरियार अफरीदी को, फ़याज़ुल हसन चौहान को, राजा बिशारत को। अगर आप इन सब को मिलिट्री एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट करने जा रहे हैं तो फिर उनको फिर टेबल पे कौन बिठाएगा? तो मुझे लगता है कि फिर प्रेस रिलीज का ये वाला पार्ट इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा अगर मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए आपने प्रोसिक्यूट करना है और आप आर्मी एक्ट के तहत चलने का आपने फ़ैसला किया है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये प्रेस रिलीज के बाद कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, बहुत सारे फ़ैसले इस प्रेस रिलीज की रोशनी में वहाँ होंगे और अगर कुछ कानूनी रुकावटें हैं इस प्रोसिक्यूशन में तो वो कानून साजी भी अगले चंद दिनों में कौमी असम्बली के और पार्लियामेंट से हो जाएगी या आर्मी एक्ट को मज़ीद मजबूत कर दिया जाए। वैसे तो मेरा ख्याल है कि वो लेकिन कोई कानून साजी आइन से मुतसादम नहीं हो सकती क्योंकि है कि ये पहले ही कानून साजी पार्लियामेंट में काफ़ी मुतनाज़ बन चुकी हुई है। नहीं, वो तो ऑलरेडी आर्मी एक्ट नहीं, आर्मी एक्ट देखे ना जी, कानून तो कानून है, आर्मी एक्ट मौजूद है, उसमें मज़ीद पावर्स अगर दी जा सके तो मेरा ख्याल है कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उस पर भी बात हो जाएगी। मेरी जिन लोगों से बात हुई है उनके मुताबिक ऑलरेडी इतनी पावर्स मौजूद हैं कि मज़ीद ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात है, देखें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आम शहरी पर तो लगता नहीं है जी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसी पर लगेगा जो किसी ज़िम्मेदार पोजीशन पे रहा है और उसके पास कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं। अब ऑफिशियल सीक्रेट्स किसके पास थे? क्या ये इशारा इमरान खान की तरफ है या कोई फ़ौजी अफसरान भी हैं जो इस इंक्वायरी और इस सब में आ रहे हैं और उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं या कोई एक्स ऑफिसर्स हैं। मुज़म्मिल साहब, इस पे आपसे अभी मैं मज़ीद तफसील भी लेंगे। जो हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब ने। सदाकत अली अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। भाई साहब, अभी चूंकि ताज़ा तरीन ISPR की प्रेस रिलीज भी आई है, सियासी मामला पर ज़रा आपसे बात करेंगे। इस प्रेस रिलीज की रोशनी में सूरत हाल कुछ अच्छी या उम्मीद अफसा नज़र नहीं आ रही। आर्मी एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाइयों का जिक्र हो रहा है। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा संगीन? देखिए, ये बात फर्ज कर लेना कि तहरीक इंसाफ किसी ने तहरीक इंसाफ ने कोई एज तंजीम को ऐसी गड़बड़ की है तो ये तो बिल्कुल एक मफरूज़ा है। हम समझते हैं कि पूरी तरह एक साजिश के तहत ये पिछले पूरे 4-5 महीने से तहरीक इंसाफ को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ ना तो जुल्फ़िकार है, तहरीक इंसाफ ना लियारी गैंग वॉर है, तहरीक इंसाफ के ना कभी गुल्लू भट्ट है। तहरीक इंसाफ के तो कायद पे हमला हुआ तो कोई रिएक्शन नहीं आया। ये प्रेस रिलीज कह रही है कि मुनज़्ज़म और मनसूबाबंदी के तहत ये सारी साजिश और हमला किया गया। ये प्रेस रिलीज ये कह रही है। सुने ना, इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद हैं, इंटरनेट बंद है, किसी तरह से लोगों से राब्ता हो नहीं सकता। तो और जहां जहां ये वाकयात हुए हैं वहां पुलिस रास्ते से हट गई, पुलिस ने ना टेयर गैस की ना किसी को रोका। तो ये तो देखना पड़ेगा कि पुलिस कहाँ थी, सूबाई हुकूमतें कहाँ थी। बाकी PTI का कभी 27 साल में कभी PTI के किसी आदमी को
किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई में ना कभी को पकड़ा गया, ना कभी किसी को सजा हुई, ना किसी इस तरह के जो मिलिटेंट तंजीम है हमारे पास है, ये तंजीमें गुल्लू भट्टों की नून लीग के पास है। और एक बड़ी वाज़ेह बात है, सबको पता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन सूट नहीं करता। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा मामला हो, बदअमनी हो, ताकि इलेक्शन डिले हो। पीटीआई पुरअमन जमात है और बदअमनी सूट नहीं करती, पीटीआई को इलेक्शन चाहिए। तो पीटीआई कोई नई जमात नहीं है, इमरान खान ने 27 साल से जमात बनाई हुई है। जब खान साहब को रिहा करने का हुक्म दिया था और उस वक्त उनको जब अदालत से नहीं निकलने दिया जा रहा था, उन्होंने कहा था अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो दोबारा रद्द अमल आएगा। यानी वो बखूबी आगाह भी थे इस बात से। देखिए, रद्द अमल तो आता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो इसी रद्द अमल का हवाला दे रहे थे, वो इसी रद्द। अच्छा सदाकत साहब, एक मिनट, मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब भी आपसे सवाल करना चाहिए। जी मुजम्मिल साहब कीजिएगा। सदाकत अब्बासी साहब, सवाल बहुत सादा है कि आपकी जो लीडरशिप है वो फ़ौजी तनसीबात के सामने ही क्यों एहतजाज कर रही थी? मसलन यास्मीन राशिद और सब लोग कोर कमांडर के घर के बाहर क्यों खड़े थे? GHQ के गेट के बाहर क्यों खड़े थे? आप फैसलाबाद में इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर के बाहर आपके लोग लीडरशिप क्यों मौजूद थी एहतजाज के लिए? आप काकूल एकेडमी के गेट पे क्यों थे? आप एयरफोर्स के बेस के आप माल रोड पे एहतजाज नहीं कर रहे थे? आप पार्लिमान के सामने नहीं कर रहे थे? आप फौजी तनसीबात के सामने क्यों आपकी लीडरशिप मौजूद थी एहतजाज के लिए? आपका फैसला था कि हमने फौजी तनसीबात के आगे एहतजाज करना है? जी सदाकत अब्बासी, ये आप अपनी तस्दीक कर लीजिएगा कि पीटीआई ने पिंडी में फैजाबाद और लियाकत बाग प्रोटेस्ट का फैसला किया था, वहां पे लीडरशिप मौजूद थी। वहां से कौन आदमी लोगों को GHQ लेकर गया? वहां पे जब GHQ और लियाकत बाग के दरमियान तकरीबन 20-25 मिनट की वॉक थी, उस दौरान दरमियान में पुलिस लाइन भी थी, CPO RPO का दफ्तर भी थे, SP का दफ्तर भी था। ये सारे कहाँ थे? इन्होंने क्यों नहीं पुलिस को रोका? ये पूरी एक साजिश है। इसका डिटरमिन करने के लिए एक जुडिशियल कमीशन बने तो आपको तमाम जो खुरे हैं वो PDM की एक वीडियो का हवाला देना चाहूंगा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को। आपकी पार्टी के कारकुनान कह रहे हैं कि हमें मुजम्मिल साहब एक सेकंड तवक्कुफ कीजिएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कहा गया कि हमने फौजी तनसीबात के बाहर जाना है, उन्होंने उस वक्त रोका नहीं था। वीडियो में उनका जवाब सिर्फ ये था कि इकट्ठे होकर जाना है। वो तो एक वीडियो प्रूफ सामने है। देखें, इसका जवाब डॉक्टर यास्मीन जब बाहर आएंगी तो वो दे देंगी। मैं उनके बयान पे जवाब नहीं दे सकता। बाकी इमरान खान जो है वो PTI के लीडर हैं, असद उमर जनरल सेक्रेटरी हैं, शाह महमूद वाइस चेयरमैन हैं। 4 लोग जो हैं वो इमरान खान के बाद पार्टी का फैसला करने वाले हैं। मुझे किसी एक का बता दें, पीसफुल प्रोटेस्ट करनी है, लोग निकले हैं। PTI तो मौजूद ही नहीं थी, लोग लीडरशिप को ढूंढने के कहा है, अवाम निकली है, पब्लिक निकली है। उन्होंने देखा कि इमरान खान को गलत गिरफ्तार किया, गैर कानूनी गिरफ्तार किया, धक्के मारे गए। लोगों का रिएक्शन, लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? जो सारे पाकिस्तानी हैं, इनको आप कैसे PTI का नॉन PTI डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सदाकत अली अब्बास साहब, आज मौजूद जज साहब ने भी, चीफ जस्टिस साहब ने भी हवाला दिया मुज़ाकरात का। उन्होंने पूछा भी मुज़ाकरात का और कहा कि अभी पिछले घंटे में हमारी ट्रांसमिशन में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी कहा कि हो सकते हैं मुज़ाकरात, जंग के हालात में भी सारे मुज़ाकरात होते हैं। क्या मुज़ाकरात चलेंगे दोबारा हुकूमत से PTI के? यार, मुज़ाकरात कर रहे थे फवाद चौधरी, मुज़ाकरात कर रहे थे अपना शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको उन्होंने बंद कर दिया है। तो मुज़ाकरात किससे करेंगे? तो आप सोचे वो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते भाई, वो बदअमनी चाहते हैं, आप तो गिरफ्तार हैं ना, आपसे मुज़ाकरात हो जाए, आप तो लगे और इलेक्शन ना हो। आप सादी बातें कर रहे हैं सारे। ये इतना बड़े साजी लोग, ये गुल्लू भट्टों के सरबराह, ये पीपल्स अमन कमेटियों के, ये उज़ैर बलोचों और रहमान डकैत और बाबा लाडा वाले लोग, आप इनको जानते नहीं है? ये कैसे करते हैं? यही तो हम चाहते हैं, एक कमीशन बने और डिटरमिन करे किसने कानून तोड़ा है। जिससे कानून तोड़ा है उसको सजा दें। ये कह देना कि ये PTI थी, भाई लोग रिएक्ट करते हैं। बस सब परवेज इलाही साहब ने कहा था कि जब वजीराबाद थाने पर FIR दर्ज करानी थी तो मैंने खान साहब को कहा था अपनी मर्जी के अफसर लगवा लें जो लगवाना चाहते हैं। उस वक्त तो आपने कहा कि हमारी FIR दर्ज ही नहीं हो रही थी, वज़ीर-ए-आला आपका अपना था। अब आप जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं, उस वक्त फिर क्यों नहीं आपने इस चीज को आगे चलाया जब परवेज इलाही साहब ने आपको ऑफर भी की थी? इसलिए कि उस वक्त मेरे पे जुल्म हुआ था, मेरे पे इल्जाम नहीं था।
आज मुझ पे इल्जाम लगाया है राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी, जो हम समझते हैं वो खुद इस सारी गेम साजिश का हिस्सा है। उनकी तहकीकात कैसे हम मानेंगे, कैसे हम उनको तस्लीम करेंगे? और पाकिस्तान के आम लोग निकलते हैं, लोगों का रिएक्शन था इमरान खान को गैर कानूनी पकड़ा, जे अपना हाई कोर्ट के हाथे से पकड़ा, रेंजर्स के जरिए इमरान खान के को धक्के दिए गए, उनको हिट किया गया, तो लोग दायरा प्यार करते हैं और अवामी रिएक्शन है, उस रिएक्शन को आप पीटीआई के मत्थे डालना चाहते हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह आज से 2 महीने 3 महीने पहले कह रहे हैं हमने पीटीआई को बैन करना है, ये फितना खत्म करना है, उनको तो बहाना चाहिए, हमें तो इलेक्शन चाहिए, ये हमें तो अमन चाहिए। फिर आपको, क्योंकि तहकीकात तो होती हैं, अगर कोई ऐसा फोरम बने जिस पर तमाम फरीकैन का एतमाद हो, हुकूमत पर यह एतमाद करने को तैयार नहीं है, हुकूमत इनके भेजे गए नामों पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, तहकीकात क्या होंगी और कैसे होंगी? अदलिया से गिरा है। देखिए, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो आने वाले दिन हैं वो इससे मुश्किल तरीन नज़र आ रहे हैं। जो अभी तक उनके ख़िलाफ़ चीज़ें चल रही हैं, बज़ाहिर लगता है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस होगा, आगे जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना होगा। ज़ाहिर है जब तक नेगोशिएशन अगर हो जाती है, जो बज़ाहिर स्टेज पे नहीं लगता कि एक कॉन्सेंसस डेवलप होगा और सियासी जमातें मिल बैठ के कोई आगे इलेक्शन की सूरत हाल निकालेंगी। अब तो इमरान खान के इंटरव्यूज़ ऑन द रिकॉर्ड हैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ, जो वो नाम ले रहे हैं, जो लाइव हम भी नहीं लेना चाहेंगे। तो एक स्टैंडिंग पोजीशन उन्होंने ले रखी हुई है, उसके बाद ये वाक़यात हो जाते हैं। और जो हम सीक्रेट एक्ट की बात कर रहे थे उसको अभी मैंने खोला है और मैं देखा पढ़ा है, वो भी सिमिलर इसी तरह की कंडीशंस हैं जिसमें ये भी साबित किया जा सकता है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जमात है या सियासी जमात है, उनके कुछ जो रुकन हैं वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत में है या सपोर्ट हासिल कर रहे हैं किसी भी किस्म की, तो वो केसेस इस्टेब्लिश हो सकते हैं इस सीक्रेट एक्ट के तहत भी। और तो ये दोनों पैरेलल 2 मुख्तलिफ कवानीन हैं जो कि नाफिज हो सकते हैं। ज़ाहिर है कोर्ट ऑफ लॉ में जिस तरह आपने देखा था, एक स्पेशल कोर्स बनाई गई थी, मिलिट्री कोर्स, और उन्होंने जेट ब्लैक पाकिस्तान टेररिस्ट थे, वहाँ पर उनका ट्रायल हुआ था और वो पार्लियामेंट ने इंडोर्स किया था। तो पार्लियामेंट अगर समझती है कि इस तरह की कोई कानून की ज़रूरत है या स्पेशल अदालतों की ज़रूरत है, तो पार्लियामेंट उसको इंडोर्स कर सकती है। वहाँ पर इन जो मुल्ज़मान हैं या नामज़द लोग हैं या जिन पे एक शुबा है, उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं। और फिर अगर हम इस डिबेट को जो अभी हमने की है इसको छोड़ के या इससे फर्दर एक स्टेप आगे जाएं, तो तहरीक इंसाफ के लिए जो मेरे पास इंफॉर्मेशंस हैं, बिलखसूस जो KPK खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर जो नैब है बड़ा एक्टिव होने जा रहा है। हेडक्वार्टर नैब इस्लामाबाद ने पहले ही 2 हाई प्रोफाइल केसेस के लिए पिछले 6 दिन पहले एक ख़त लिखा है पेशावर को, जो BRT का केस है, बिलियन ट्री सुनामी, वो वाला बिलियन ट्री वाला केस, और इसके अलावा BRT का जो पेशावर जो मेट्रो ट्रेन थी उसका केस है, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए एक लेटर लिखा गया है कि प्रोग्रेस उस पर दें। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सर्विंग या फिर रिटायर्ड मेंबर पार्लियामेंट हैं या लीडरान हैं 52 के करीब, उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ स्टेजेस पर इंक्वायरीज़ वगैरह हैं या कंप्लेंट लॉज की गई। तो लेटेस्ट मैं आपको ये अगर बताऊं तो आज से 4 दिन पहले मुराद सईद के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट वहाँ पर फाइल हुई है, बड़ी प्रोफाइल है, जो कि CVC जो कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन सेल है खैबर पख्तूनख्वा का, उसने 3 बड़े डिपार्टमेंट को जो कि सूबे के हैं, लाइव स्टॉक के, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और इस एग्रीकल्चर वगैरह के, उनको खतूत लिखे हैं कि इनके ख़िलाफ़ फलां एलिगेशन हैं, जो कि बड़े एलिगेशन हैं। मेरे पास लेटर्स भी हैं नैब के, मैं रिकॉर्ड पे ला सकता हूँ, आपको दे दूँगा। लेकिन क्योंकि ये कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज है, आगे जाकर ये इंक्वायरी होगी, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है नैब उसी पैरेलल कंडीशन में जाएगा। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में उनके नए DG भी जा सकते हैं 2-3 दिनों तक। तो तहरीक इंसाफ के लिए हो सकता है तहरीक इंसाफ इस नए कानून की एक मेजर बेनिफिशरी पॉलिटिकल पार्टी भी बने। नैब के पास डिफ़िकल्ट टास्क है प्रूव करना, क्योंकि पहले से मुश्किल तरीन अमल हो चुका है। लेकिन वो अभी तक अपने नैब की जो कार्रवाइयाँ देखी हैं, PTI अभी सदाकत साहब से इस बात करते हैं, PTI का तो नैरेटिव पे ये आता है कि ये तो बेज़ाब्तियों को साबित नहीं कर रहे, सियासी इंतकाम के तहत गिरफ्तारियाँ पहले कहते हैं। सदाकत साहब, अभी जो जाहिद साहब ने भी जिक्र किया है कि KP में जो आपकी क़यादत के और जो आपके प्रोजेक्ट्स पर अभी केसेस खुल रहे हैं,
अगर उन पर कार्रवाई आगे बढ़ती है तो क्या दोबारा आपका वही मौक़िफ़ होगा कि ये तो सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, या आप अपने पुराने उसूल पर अमल पैरा होकर खुद को तहकीकात के लिए पेश करेंगे और फिर अदालतों से अगर आप साफ सुथरे तो क्लीन चिट लेकर आएंगे, या फिर यही होगा कि चूंकि लीडरशिप को गिरफ्तार के लिए तो लोग सड़कों पर निकल आए? साथ आप देखें ना, अब इमरान खान साहब पे अल-कादर यूनिवर्सिटी का एक केस बनाया, अभी केस इंक्वायरी स्टेज पे है, और इंक्वायरी स्टेज पे तो कोई पकड़ने की बात ही नहीं थी। उनको सिर्फ इमरान खान जेल में चाहिए, इमरान खान को माइनस करना है, चाहे वो फौजी तरीके से करें या सिविल तरीके से करें या अदालतों से कराएं या किसी और तरीके से कराएं, ये सबको नजर आ रहा है। और अवाम का जो रिएक्शन है वो ये है कि वो इमरान खान को एक नाकर्दा गुनाहों की सजा देना चाहते हैं। इस सारे प्रोसेस में मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान की अवाम में मकबूलियत है वो और बढ़ेगी, और अवाम सबसे बेस्ट जज होते हैं, उनको नजर आ रहा है कि ये सारी चीजें घड़ी जा रही हैं एक तरीके से डमी लोगों को रखने के लिए, और जो जेन्युइन लीडरशिप है उसको पीछे करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी लोग ये अलाउ करेंगे। और अगर ऐसी बात होगी तो खुदा ना खास्ता हालात और खराबी की तरफ जाएंगे। अगर किसी के पास अदालत में सदाकत अब्बासी साहब, साहब ये जाहिद कशकोरी साहब बात करना इजाजत, आपकी इजाजत से जो अल-कादर ट्रस्ट केस है उसके हकायक अभी तक शायद मीडिया की डोमेन में नहीं आए या सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सही नहीं रखे गए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक अहम केस है जो कि पिछले साल नैब ने स्टार्ट किया। उसकी एक पहले कंप्लेंट्स हुई, फिर वेरिफिकेशन हुई, फिर इंक्वायरी, और इस वक्त ये केस इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। उस ऑर्डर में मैं आपको एक फलाह बताना चाहता हूँ, मैं आप कमेंट कर सकता हूँ अपनी फाइंडिंग्स की बुनियाद पे जो मेरे पास हासिल हैं, नैब की इन्वेस्टिगेशन हो या वो नोटिस जो इमरान खान को एज एन एक्यूज पर्सन भेजे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि एक एक्यूज पर्सन इमरान खान जो कि सरेंडर कर चुके हैं अल-कादर ट्रस्ट केस में, नैब को उनकी गिरफ्तारी जिस अंदाज से की गई है उसके प्रोसीजर पे उन्होंने सवाल उठाया। फैक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं। उसकी मैं वजह आपको बताना चाहता हूं कि पहले इंक्वायरी हुई, इमरान खान को 2 मार्च को एक बाकायदा तफसीली नोटिस सर्व किया गया है। वो नोटिस मैं आपको टेलीविज़न स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूं और डिटेल से है, और पब्लिक डोमेन में शायद मीडिया के पास वो चीज़ नहीं आई। उसमें बाकायदा उनसे तमाम चीज़ें पूछी गई हैं कि आप पेश हों, और नैब का कानून ये कहता है उसके बाद हम इसको इन्वेस्टिगेशन में ले जाएंगे। उसके साथ इमरान खान को एक सवाल नामा भी भेजा गया है, वो भी मैं टेलीविज़न स्क्रीन पे अभी आपको पुट करवा दूंगा। 5 सवालात नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछे हैं कि आप इनके जवाबात दीजिए। ये डिटेल जब भेजी गई इमरान खान को, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर दोबारा नोटिस सर्व किया गया इमरान खान को मई के पहले हफ्ते में, और उसके बाद जब जवाब नहीं आया तो नैब का जो नया कानून है वो एक रीज़नेबल ग्राउंड मुहैया करता है इन्वेस्टिगेशन टीम को कि वो एक्यूज़ को गिरफ़्तार कर सकता है, जिसकी बुनियाद पर ये चीज़ें रखी गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि सरेंडर कर दिया है एक्यूज़ ने। मेरी इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन ये सजेस्ट करती है, और मैं अथॉरिटी से आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को शायद मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने फैक्ट्स किसी पार्टी ने नहीं रखे कि उस वक्त तक तो इमरान खान का और आपकी पार्टी का और एक्यूज पर्सन का ये क्लेम रहा है अदालत के सामने कि हमें नोटिस नैब के मिले ही नहीं। तो अल-कादर ट्रस्ट उस वक्त के स्टेज तक जब ये ऑर्डर आया था किसी भी अदालती फोरम पर इसको चैलेंज नहीं किया गया था। तो एक्यूज ने, इमरान खान साहब ने सरेंडर नहीं किया इस केस में जब ये ऑर्डर लिखा जा रहा था उस वक्त तक किसी भी अदालत में, क्योंकि ये केस गया ही नहीं था। वो मुख्तलिफ केस में अपनी जमानतें करवाने के लिए गए हुए थे। जैसे पब्लिक डोमेन में तो जो तरीका कार गिरफ्तारी का था उसने अब केस के मेरिट्स को तो शैडो कर दिया। अब तो बात सिर्फ तो ये वो हकायक हैं अल-कादर ट्रस्ट केस के। बाकी जो एक्यूज पर्सन थे उन्होंने सरेंडर किया इस केस में। सदाकत साहब का कमेंट इस पे लेने चाहिए। जी सदाकत साहब, देखिए जाहिद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी थी, और दूसरी बात है कि हाई कोर्ट के आते से नहीं होनी चाहिए थी। तीसरी बात है जो हम जानते हैं वो ये कि गिरफ्तारी तब जरूरी होती है जब मुल्जिम कोई फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर सकता हो, वो एविडेंस को खत्म कर सकता हो, वो क्राइम जो उस पर एलेज किया हुआ है वो दोबारा कर सकता हो। ये तमाम पॉसिबिलिटीज नहीं है
इस केस में नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, हमें पता है कि इमरान खान को पकड़ने के लिए 140 या 150 केसेस बनाए गए, क्योंकि ये जो पीडीएम का टोला है ये किसी न किसी तरह इमरान खान को पकड़ना चाहता है। तो बहरहाल केस के जो भी आप उसको लीगली जैसे मर्जी करें, मैं पॉलिटिकली बात करूंगा कि पॉलिटिकली ये है कि इमरान खान के पीछे अवाम इस तरह खड़ी है कि ये पीडीएम जो है वो नजर ही नहीं आ रही। अब मुझे ये बताएं, अगर आईन और कानून की बात है तो मैं मुजाहरा करता हूँ यहाँ पे रेड जोन में, तो मुझे तो आप वाटर कैननिंग करते हैं, मुझे तो टीयर गैस करते हैं। आज कैसे दफा 144 का इस हुकूमत के टोले ने उसको चीर फाड़ के रख दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने तौहीन अदालत होती रही। तो कानून सिर्फ मेरे लिए और इमरान खान को पकड़ने के लिए, या कानून जो है वो दीगर इदारों का, तकद्दुस इदारों की बात आप कर रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई तकद्दुस नहीं है, जिसकी तस्वीरें जजेस की मरियम अपने जलसों में लगाती हैं? आज मौलाना फजल रहमान के लोग हुकूमत में होते हुए जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजम्मिल साहब ये जो इस वक्त तनकीद सदाकत अब्बासी साहब कर रहे हैं, ये तो हुकूमत का आज आप क्या समझते हैं कि हमने दोगलापन या बाइसनेस नहीं देखी हुकूमत की कि जब पीटीआई ने लॉन्ग मार्च करना है या जलसे करने हैं, हमने इंटीरियर मिनिस्टर के बयानात सुने हैं और धमकी आमेज बयानात भी सुने हैं, उनको कंडेम भी किया है। आज अपनी इत्तेहादी जमातें आई हैं, रेड जोन में चली गई हैं, एफसी एहलकारों के साथ हाथापाई भी हुई है, कानून हरकत में नहीं देखा हमने। ये कानून नहीं है भाई, ये सिर्फ विक्टिमाइजेशन है। मुजम्मिल साहब, मैं नहीं समझता। मतलब अब बात यह है कि जब आप इसको 25 मई के लॉन्ग मार्च से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, आप इसको दूसरी चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आज तो कोई गमला नहीं टूटा है, आज तो कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, आज 144 टूट गया, हुकूमत गिराने, आज वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अहाते में तो नहीं घुसे हैं। अब देखें ना, ये कहते हैं कि जी हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। भाई आप कोर कमांडर के घर के बाहर क्यों एहतजाज कर रहे थे? आप कोर कमांडर के घर के बाहर एहतजाज करेंगे मुजम्मिल साहब, वो सारी चीजें तो अभी हमने सारे डिस्कस की हैं। हम जो हुकूमत के आज किरदार पे बात कर रहे हैं मुजम्मिल साहब, सिर्फ ये कहना कि गमला नहीं टूटा या पुरअमन एहतजाज होगा, ये दफा 144 को तोड़ने का जवाब तो नहीं बन सकता मुजम्मिल साहब। एक सियासी पार्टी जब रोज चीफ जस्टिस का माला जपेगी कि हमें तो सिर्फ चीफ जस्टिस से उम्मीद है, तो दूसरी कहेगी कि हमें चीफ जस्टिस से उम्मीद नहीं है, हमारी उम्मीद खत्म हो गई है। क्योंकि जब वो एक फ्रीक के साथ खड़े हुए नजर आएंगे तो दूसरे फ्रीक को अपने खिलाफ नजर आएंगे। इसलिए बेहतर सूरत हाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने अंदर यूनिटी पैदा करे, वहाँ केसेस की जो बेंच फिक्सिंग है वो मुंसफाना तरीके से हो, कोई भी इख्तियार जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को आप अहम बेंचेस से बाहर रखकर आप इंसाफ नहीं कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट भी देखिए ना, अगर हम फौज के सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं और हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो हम उसी तरह अदलिया की सियासत में मुदाखलत के भी खिलाफ हैं। मुजम्मिल साहब ये बता दें कि क्या आज हुकूमत को पीडीएम जमातों के जो रहनुमा और कारकुनान आज रेड जोन में, उनके खिलाफ कल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? फौजी मार्शल लॉ है, उतनी बुरी चीज जुडिशल मार्शल लॉ है, दोनों बराबर बुरे हैं। अगर फौज सियासत में मुदाखलत करेगी तो उनके नाम जलसों में होंगे, मुजम्मिल साहब को आवाज आ रही है? जलसों में होंगे। मुजम्मिल साहब आपको, अच्छा मुजम्मिल साहब ये बताइएगा कि आज पीडीएम जमातें जो इस्लामाबाद आई, दफा 144 से खिलाफ वर्जी हुई, रेड जोन में दाखिल हुई, जिस तरीके से दाखिल हुई, इस पर हुकूमत कार्रवाई कर सकती है इनके खिलाफ? साहब को आवाज नहीं आ रही। देखिए, अगर मुझे आप यही इसी सवाल का जवाब देने दीजिए। मुझे जवाब देने, ये मजाज, ये मेरा सवाल है। सदाकत अली अब्बासी साहब आप भी जवाब दीजिएगा, मुझे जाहिद साहब से जवाब लीजिए, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं उस जवाब के लिए। आप देखिए जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत है, वो खुद भी एहतजाज कर रही है। अब अगर दूसरी दफ़ा आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि कानून की रोशनी में आप इलेक्शन करवा दीजिए पंजाब में। आज जबकि एक दिन पहले कल इलेक्शन होने थे सूबे में, और जितने जवाब पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट का अब ज़ाहिर एक ऐसा फैसला मुतवक्को है जो कि सख्त भी हो सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट को फिर यही प्रोटेस्ट जो आज उन्होंने किया है और तमाम जजेस को सुप्रीम कोर्ट को महसूस किया हुआ था, तो ये एक यूनिक
तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ऐसी चीज़ें आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक स्टांस लेके खड़ी हुई है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और ये रविश बहुत ख़तरनाक है। इसी तरह से हुकूमत ने जो स्टांस लिया है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को आपके सामने जो अमल दरामद है वो बड़ा एक मुश्किल तरीन अमल बना दिया, हुआ ही नहीं उस पर। तो ये रविश सियासी जमातों की तरफ से इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक खतरनाक है। देखें, ये जो भी बात कर रहे हैं, एक हुकूमत वक्त उसकी सरपरस्ती दफा 144 है कि आपने वैसे इस्लामाबाद में इकट्ठा नहीं होना। रेड जोन में आपके सामने दीवारें फलांग के, तो अगर आज मौलाना फजल रहमान पे केस नहीं होता, आज मरियम और बिलावल पे केस नहीं होता, तो कल मेरे पे केस होगा, तो फिर मैं तो उसको कानून तो नहीं समझूंगा, मैं तो उसको विक्टिमाइजेशन समझूंगा। बिलावल भुट्टो तो नहीं थे वहां पे, वो तो पार्लियामेंट में थे। लोग एहतजाज करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि कानून सारे शहरियों के लिए बराबर है। एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में कानून क्या, अब अगर आपको आवाज आ रही है तो बताइए, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को अब मुजाहरा करना चाहिए अमली तौर पर कि कानून सबके लिए बराबर है? क्योंकि कानून की अमलदारी की तो बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कानून अपना रास्ता खुद लेगा, हम इंतकामी कार्रवाइयां नहीं लेंगे। आज के इस जलसे पर, धरने पर कानून रास्ता लेगा अपना? अब मेरे ख्याल में अगर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की FIR दर्ज भी कर ली जाए तो कोई उसमें मुजायका नहीं है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की FIR दर्ज भी कर ली जाए तो वहाँ कोई हुकूमती ओहदेदार तो उस स्टेज पे मौजूद नहीं था जिसके ख़िलाफ़ होगी। कोई राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, बिलावल, कोई वज़ीर वहाँ पे मौजूद नहीं था। ना मौलाना फजल रहमान साहब कोई हुकूमती ओहदेदार हैं, ना मरीम नवाज़ कोई हुकूमती ओहदेदार हैं, ना ANP के इफ्तिखार कोई हुकूमती ओहदेदार हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमती ओहदेदार तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। सियासी लोग मौजूद थे जिनके पास हुकूमत का कोई ओहदा नहीं है। तो अगर राना सनाउल्लाह कर सकते हैं दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस मौलाना साहब पे और मरीम नवाज साहिबा पर भी? बिल्कुल, FIR दर्ज हो जाए तो उन्हें बेल करा लेनी चाहिए, ऐसी कौन सी बात है। और ये कानून के ये सदाकत अब्बासी साहब का गिला भी दूर हो जाएगा, FIR भी दर्ज हो जाएगी, वो बेल भी करा लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उनके मुजाहरे में तो ये है कि मेरे हमला तो नहीं टूटा है, ये उनका प्लस पॉइंट है। नहीं, वो FIR दर्ज होने के बाद अगर इनके सपोर्टर सड़कों पर निकल आए तो क्या करेंगे फिर? क्योंकि सदाकत साहब तो कहते हैं कि लोग गुस्से में निकल आते हैं, फिर अगर नहीं निकलेंगे, क्यों निकलेंगे? वो अपने, मेरा ख्याल है वो अपनी जमानत करा लेंगे, नहीं उन पे लाठी वो अपने जमानत करा लेंगे। सदाकत अब्बासी साहब, मौलाना फजल रहमान पे जैसे मेरे पे हुई है, क्यों वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? वो 144 तोड़े, मैं तोड़ूं तो मेरे ऊपर लाठी चार्ज, और वो तोड़े तो आप कह रहे हैं उन पे FIR कर दें। नहीं, उन्होंने कानून हाथ में नहीं लिया ना, आपने तो कानून हाथ में लिया है। आप तोड़ फोड़ करते हैं, आप आगे से गुलेले मारते हैं, आप आगे से पत्थर मारते हैं, आप तो आगे से आप ग्रीन बेल्ट को आग लगाते हैं, आप ग्रीन बेल्ट को आग लगाते हैं, आप हुकूमत को गिराने आते हैं, आप पार्लियामेंट में दंगा करने आते हैं। वो ग्रीन बेल्ट में भाईजान वो रेड जोन में जाते हैं, दीवार फलांगते हैं, सब पे FIR होना चाहिए और कल जाके उनको डंडे के जरिए उठाना चाहिए। और मरियम पे और मौलाना फजल रहमान पे उसी तरह लाठी चार्ज हो जिस तरह मेरे पे होता है। फिर सदाकत साहब इनके कारकुनान को सड़कों पे नहीं निकलना चाहिए फिर उसके बाद? नहीं, सड़कों पे निकले ना। 144 सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ एक पार्टी के लिए। कानून का ये कोई हो सकता है कि कानून एक पार्टी के लिए अलग है, उनके लिए अलग है? उनके लिए FIR कराएं और मुझे अपना टीयर गैस मारे और मतलब शेल मारे और रबड़ की गोलियां मारे। देखें आपके खिलाफ 25 मई का तौहीन अदालत का केस अदालत में पेंडिंग है 2022 से, और 2023 मई आ गया है, अदालत वो सुन नहीं रही है। तो फिर अदालत के सामने एहतजाज तो होगा कि मेरा मतलब है कि आपके अदालत ने तो नवाज शरीफ को 50 रुपए के काम पे बाहर भेज दिया और 3 साल से अदालत इंतजार कर रही है। उस तरह की तो बातें फिर हो सकती हैं कि नवाज शरीफ 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे शहबाज शरीफ ने गवाही दी थी कि 4 हफ्तों में वापस आएंगे। आज 4 साल हो चले, तो वो भी तो शहबाज शरीफ को ही तौहीन अदालत लगती है ना। क्या ख्याल है आपका? उसके ऊपर 2 साल आपकी हुकूमत रही और आपने अदालत से रजू नहीं किया।
आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं कि आपका मुजरिम कैसे चला गया। जो जुर्म आपने खुद किया है उसकी जिम्मेदारी आपने ECL से नाम निकाला, फिर आपकी यास्मीन राशिद ने उनकी बीमारी को सर्टिफिकेट किया, आपके सरकारी अस्पतालों ने उन्हें बीमार डिक्लेयर, एक मिनट नहीं, आपके सरकारी अस्पतालों ने उन्हें बीमार डिक्लेयर किया, उसके बाद वो बाहर गए, 6 हफ्ते गुजर गए, आपने अदालत से रजू क्यों नहीं किया? आप जनरल बाजवा के खौफ से क्यों चुप करके भीगी बिल्ली बनकर बैठे रहे? और आज जब वक्त गुजर गया है तो आप कहते हैं लड़ाई के बाद जो मौका याद आए वो अपने मुंह पे मारना चाहिए। जब आप इक़्तिदार रुजू किया, आपने बताया हमारे मुजरिम हैं, वो गारंटर हैं, वो जामिन थे, आज जामिन को अंदर होना चाहिए। अगर आपने अदालतों से रजू किया और अदालतों ने कोई एक्शन नहीं लिया, फिर आपका कोई गिला नहीं बनता। अच्छा मुज़म्मिल साहब, अगर मेरे ख्याल है आपकी और सदाकत अली साहब की बहुत अच्छी और बहुत तवील बातचीत हो गई है, जरा थोड़ा सा मामला कूल डाउन करें। सदाकत साहब 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं भी जरा कुछ कर लूँ। मुज़म्मिल साहब, मुज़ाकरात पे ज़रा थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए, चूंकि कोर्ट भी कहती है, आज प्रेस रिलीज में थोड़ा बहुत हमने देख लिया, लेकिन करें किससे? वो PTI तो यहाँ पे तो ठीक किसी हद तक कहती है कि हमारी लीडरशिप, जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे उनको तो MPO के तहत अंदर कर दिया हुआ है, बातचीत फिर किससे करें? हुकूमत को वैक्यूम भी नहीं दे रही बात करने का, डिफ्यूज किया जाए थोड़े से मामलात को। तो बातचीत तो इमरान खान से होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अपनी ये ईगो छोड़नी पड़ेगी कि मैं तो किसी से नहीं मिलूँगा, मेरी B क्लास लीडरशिप जाके मिल ले, और फिर वो आके मुझे रिपोर्ट करे, फिर मैं उनको नई हिदायत दूंगा, फिर वो ऐसे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं कि खान साहब अगर उनकी जिद है तो उसके मुकाबले में हुकूमत की भी तो जिद है, वो भी तो कुछ नहीं कर रहे। नहीं तो अगर बैठना है तो फिर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और इमरान खान को एक मेज पर बैठना है। फजलुर रहमान साहब तो शुरू दिन से कहते हैं कि इमरान खान गैर जरूरी उनसर है सियासत का। इन सब के इनके बैठने से कुछ नहीं होगा, इनके बैठने से कुछ नहीं होगा। ये B क्लास लीडरशिप कोई चीज़ रिजॉल्व नहीं कर सकती। जब बैठेगी A क्लास लीडरशिप, लीडर्स खुद बैठेंगे जिनके हाथ में डिसीजन पावर है, वो एक कमरे में बैठेंगे। तो दोनों तरफ से जो रवैया आपके सामने, आपको लगता है कि वो बैठेंगे? भेजने हैं उन्होंने अपना, अगर नहीं बैठेंगे तो फिर ऐसे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा भी नहीं है। डमी हैं शाह महमूद भी, फवाद कुरैशी भी, साद रफ़ीक भी और दूसरे फारूक नाइक भी, जितने लोग मुज़ाकरात करते हैं उनके पास इख्तियार ज़ीरो होता है। वो जाकर अपनी लीडरशिप से पूछते हैं कि सर अब नई बात ये हो गई है। जब तक उस कमरे में लीडरशिप मौजूद नहीं होगी तब तक इस मुल्क में कोई सियासी मुज़म्मिल साहब, आप ये नहीं समझते कि ये बड़ा आइडियल वक्त है कि जो लोग पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी की बात करते हैं वो खुद 2 कदम पीछे होकर लचक दिखाएं और आगे बढ़ के बातचीत करें, मुज़ाकरात से मामला हल करें, या फिर इंतजार कर रहे हैं कि वही आके बिठाएं जो पहले आके बिठाते हैं, फिर हमेशा कहें कि जी मुदाखलत हो गई है? नहीं, मुज़ाकरात किस चीज़ पे करने हैं? अगर तो इमरान खान साहब 8 अक्टूबर में मानते हैं तो मेरे ख्याल में कल मुआहिदा हो जाएगा। अगर उनकी कोई शर्त है कि किसी खास अपॉइंटमेंट से पहले इस मुल्क में इलेक्शन करा दिए जाएं तो शायद ये उनकी शर्त नहीं माने। तो हुकूमत की शर्त है फिर अपॉइंटमेंट के वक्त बलोचिस्तान की कौमी असेंबली की शहबाज शरीफ पे कंटेम्प्ट आती है 4-5 वजीरों पे, इमरान खान की बात नहीं है। तो आज लगा अब सदाकत अब्बासी साहब, आज चीफ जस्टिस साहब 8 दिन के लिए केस मुलतवी ना करते, कंटेम्प्ट का नोटिस दे के घर जाते, किसने रोका था उन्हें? वो तो सब कल एक बड़े फिर ना कीजिएगा, कल एक बड़े अहम केस की समाअत थी, चीफ जस्टिस ने कहा नोटिस दे के जाते, किसने रोका उनको कि इलेक्शन करवाएं पंजाब में? अच्छा ठीक है सदाकत साहब, मुज़ाकरात नाकाम होने के पीछे कसूरवार तो PTI भी है। खान साहब लचक का मुजाहरा कर नहीं रहे, कह रहे हैं मेरी तारीख पर बताई हुई या जो कोर्ट ने तारीख दी, कोर्ट खुद कह रही है मुज़ाकरात कर लें, लेकिन 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए, असेंबलियां तहलील कर दें, तो अपनी शर्तों पर तो मुज़ाकरात कैसे करें, फिर कैसे कामयाब हो? अपनी शर्त नहीं है, ये आईनी जरूरत है। आज पंजाब वो तो 14 अप्रैल से निकल गए 90 दिन ना, वो तो फिर वो गैर आईनी हो चुकी है, मुल्क में आईनी बहरान है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्टैंड करता है कि 14 मई को इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है। 90 दिन से आगे जा नहीं सकते थे, जितना चले गए, और 1-2 हफ्तों में वो इलेक्शन देते
इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। हमें क्या जरूरत है इनकी मुज़ाकरात की मिन्नतें करने की? मुज़ाकरात करने के लिए वो संजीदा होते, इधर मुज़ाकरात खोले हुए थे, परवेज लाई के घर में जाके उसका गेट तोड़ते, जो पीटीआई का सदर है। मुज़ाकरात करने थे तो हमारे 3000 बंदे अरेस्ट कर लेते। ये तो आए वॉच था, वो चाहते हैं किसी तरह मुल्क में हालात खराब हो ताकि मुज़म्मिल साहब अब टाइम कम है, मुझे बहुत शॉर्ट कमेंट चाहिए। मुज़म्मिल साहब मुख्तसर सा कमेंट दीजिएगा, फिर मैं जाहिद साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा। देखें, सदाकत अब्बासी साहब ने परवेज इलाही साहब का नाम लिया है। इमरान खान साहब 6 रुकनी कैबिनेट बना के गए थे कि मेरे बाद होगा, उसमें परवेज इलाही तो थे ही नहीं, बगैर सदर के पार्टी चलनी थी। तो परवेज इलाही साहब और उनके बारे में फवाद चौधरी साहब कहते हैं वो हमने एक मसाले के तौर पे रखे हुए हैं, तो वो मसाला रहने दें, वो को पार्टी में इतने इंपॉर्टेंट। लेकिन जिस तरह का मसाला वो कह रहे थे उसका फायदा कुछ हुआ नहीं। जाहिद साहब हो सकते हैं, ये सारी सूरत हाल आपके एनालिसिस में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है या कोई रे ऑफ होप है? मेरे लिए तो रे ऑफ होप है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का भी एक एज एन इंस्टीट्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और सियासी जमातों ने आपस में बैठकर एक कॉन्सेंसस हमेशा डेवलप किया है। और तहरीक इंसाफ मुझे लगता है कि एक स्टेज आएगा जिसमें उनको ये साबित हो जाएगा और वो चाहेगी कि एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो और फिर सारे मिल बैठ के एक ऐसे सोल्यूशन की तरफ जाएं। मैं बड़ा होपफुल हूँ और ये जल्दी शायद ना हो। ये बहुत अच्छा है कि आपके होपफुल रिमार्क्स पे हम एंड करें। नाज़रीन, मुज़म्मिल साहब आपको बहुत शुक्रिया, ज़ाहिद साहब आपको बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, कल आने के बाद।